डियर फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। होपफुली आप सभी बहुत अच्छे होंगे। देखिए, आज की क्लास में मैं आप लोगों के लिए ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट का एक और बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक लेकर के आई हूँ। आज का जो लेक्चर है हमारा वो ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट के एक इंपॉर्टेंट टॉपिक से शुरू होने जा रहा है, जिसका नाम है मॉर्टगेज। मॉर्टगेज क्या होता है या फिर ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट इस बारे में क्या कहता है, मॉर्टगेज को कहाँ डिफाइन किया गया है। देखिए, सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि मॉर्टगेज की जो डेफिनेशन है ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट के अंदर में, वो सेक्शन 58 में दी गई है। सेक्शन 58 में ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट ने मॉर्टगेज को डिफाइन किया है और ये कहा कि कोई भी पर्सन जब अपनी इमूवेबल प्रॉपर्टी आप समझते हैं, एक ऐसी प्रॉपर्टी जिसको आप वन प्लेस से अनदर प्लेस पर नहीं लेकर के जा सकते, राइट। जब कोई भी एक पर्सन अपनी इमूवेबल प्रॉपर्टी को किसी दूसरे पर्सन को एज रीपेमेंट ऑफ लोन की सिक्योरिटी के रूप में रखता है, तो उसे हम कहते हैं, इस प्रोसेस को हम कहते हैं मॉर्टगेज। यानी कि जब मिस्टर श्याम को अपनी कोई इमूवेबल प्रॉपर्टी, कोई भी फ्लैट हो सकता है, कोई लैंड हो सकती है, राइट, वेकेंट प्लॉट ऑफ लैंड हो सकता है, या फिर कोई फ्लैट हो सकता है, कोई भी ऐसी चीज जो इमूवेबल हो, जो एक प्लेस से दूसरे प्लेस पे ना ले जाई जा सके। तो मिस्टर राम जब मिस्टर श्याम को अपनी इमूवेबल प्रॉपर्टी को रीपेमेंट ऑफ लोन के अगेंस्ट सिक्योर कर रहे हैं, एक्चुअली हुआ क्या कि श्याम ने राम को लोन दिया, राइट। राम ने क्या ले लिया है, कर्जा ले लिया है, लोन ले लिया है, पैसा उधार ले लिया है श्याम से। तो राम को जब श्याम ने पैसा दिया तो श्याम ने पूछा कि भाई मुझे ये बता कि बदले में मुझे कैसे श्योरिटी होगी कि आप मेरा पैसा लौटा दोगे। आप मुझसे पैसा ले रहे हो 10 लाख रुपए, लेकिन मुझे तो कोई श्योरिटी हो नहीं रही है, मुझे इस बात की श्योरिटी नहीं हो रही है कि आप मेरा पैसा रिटर्न कर दोगे, तो मुझे इसके बदले में क्या मिलेगा। राम ने कहा तू टेंशन मत ले, तू चिंता बिल्कुल मत कर, मेरी एक प्रॉपर्टी है जो लोकेटेड है नोएडा में, हम नोएडा एक एग्जाम्पल ले रहे हैं, ठीक है। ये पूरा एग्जाम्पल क्रिएटेड है, तो आपको समझाने के लिए बस इस एग्जाम्पल को क्रिएट किया गया है। राम ने ये कहा कि मेरी नोएडा में एक प्रॉपर्टी पड़ी हुई है, उस प्रॉपर्टी को मैं आपको सिक्योरिटी के रूप में दे देता हूं। मैं आपका लोन जितने समय का मैंने प्रॉमिस किया है, मैंने 10 लाख रुपए का लोन लिया, मैंने आपसे 1 साल का प्रॉमिस किया है कि मैं 1 साल के बाद आपको ये पेमेंट कर दूंगा। जैसे 1 ईयर कंप्लीट होगा तो मैं आपको ये पेमेंट, जो 10 लाख की मैं आपसे लोन ले रहा हूं, वो विद इंटरेस्ट में आपको रीपे कर दूंगा। अगर मैं नहीं रीपे कर पाया तो आपके पास ये ऑप्शन होगा कि आप मेरी नोएडा वाली प्रॉपर्टी को सोल्ड आउट करके जो आपका पैसा है उसको रिकवर कर सकते हैं। ये तो बहुत अच्छा ऑप्शन है। नॉर्मल लाइफ में भी तो ऐसा ही होता है ना, जब भी कोई पर्सन किसी से उधार पैसा मांगता है तो सामने वाले पर्सन का सबसे पहले सवाल ये होता है कि मुझे श्योरिटी कैसे होगी, मैं कैसे अपने आप को सिक्योर करूं। तो जो उधार ले रहा है पर्सन, वो पर्सन क्या बोलता है कि मैं पैसा उधार लेने के बदले में आपको सिक्योरिटी के रूप में अपनी एक प्रॉपर्टी गिरवी रख देता हूं, मैं अपनी एक प्रॉपर्टी आपको गिरवी रख देता हूं, उतने अमाउंट की या उससे ज्यादा अमाउंट की। अगर मैं आपका लिया गया लोन रीपे नहीं कर पाया, आपसे जो मैंने पैसा लिया उधार, आपसे जो लोन लिया मैंने, मनी बोरो किया है, उसको अगर मैं रीपे नहीं कर पाया, तो दिए गए समय के अंदर अगर मैं रीपे नहीं कर पाया, तो इस केस में आपके पास ये ऑप्शन रहेगा कि आप मेरी प्रॉपर्टी को, जो मैंने आपके पास गिरवी रखी थी लोन लेते समय, आप उस मेरी प्रॉपर्टी को, गिरवी रखी गई प्रॉपर्टी को सोल्ड आउट करके वो पैसा, आप अपना पैसा रिकवर कर सकते हैं। इससे आप भी निश्चिंत हो जाएंगे। बताओ कितना अच्छा प्रोसेस है, मतलब देने वाला भी निश्चिंत और लेने वाला भी निश्चिंत। अगर यहाँ सिक्योरिटी नहीं होती प्रॉपर्टी की, तो क्या पेमेंट देने वाले को जल्दी पड़ी होती पेमेंट देने की, रीपे करने की? नहीं, फिर तो वो पैसा ही नहीं देता, वो पैसा लेकर के पता नहीं कहाँ गायब हो जाता। ऐसा होता है, ऐसा बहुत सारे फ्रॉड होते हैं।
तो इसलिए एक सोल्यूशन निकाला गया और ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट के अंदर में इस कंसेप्ट को इंट्रोड्यूस किया गया जिसका नाम था मॉर्गेज। तो मॉर्गेज को डिफाइन किया गया है सेक्शन 58 के अंदर में, और ये कहा गया जब एक पर्सन दूसरे पर्सन को अपनी इमूवेबल प्रॉपर्टी सिक्योरिटी के रूप में देता है फॉर रीपेमेंट ऑफ लोन। रीपेमेंट ऑफ लोन की सिक्योरिटी के रूप में जब एक पर्सन अपनी इमूवेबल प्रॉपर्टी को दूसरे पर्सन को देता है, उसके पास अपनी प्रॉपर्टी को सिक्योर करता है लोन की सिक्योरिटी के रूप में, तो इसे हम कहते हैं, इस प्रोसेस को हम बोलते हैं मॉर्गेज, राइट। एक बार हम डेफिनेशन में देखते हैं, आप स्क्रीन पर देखेंगे। व्हेन वन पर्सन केप्ट हिज इमूवेबल प्रॉपर्टी विद अदर, when one person kept his immovable property with other as security against loan or debt or any pecuniary liability। pecuniary का मतलब होता है monetary। pecuniary एक लीगल टर्म है, इस टर्म का मतलब होता है monetary। pecuniary liability, such contract is called contract of mortgage। इस कॉन्ट्रैक्ट को हम क्या कहेंगे? कॉन्ट्रैक्ट ऑफ मॉर्गेज। जब एक पर्सन दूसरे पर्सन को इमूवेबल प्रॉपर्टी सिक्योरिटी के रूप में लोन के अगेंस्ट देता है, तो इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं? मॉर्गेज, राइट। सो मॉर्गेज का यहाँ पर आपको डेफिनेशन क्लियर हो गया है। अब मैं आपको एक चीज बताती हूँ, मॉर्गेज में दो पार्टीज होती हैं। फर्स्ट होता है मॉर्गेजर और सेकंड होता है मॉर्गेजी। तो यहाँ पर मॉर्गेजर और मॉर्गेजी ये दो लोग हैं। तो हमारा जो एग्जाम्पल था, एग्जाम्पल के अंदर में राम और श्याम दो लोग थे, जो एग्जाम्पल हम लोगों ने लिया था। राम कौन है यहाँ पर? जिसने लोन लिया है और अपनी प्रॉपर्टी को वो गिरवी रख रहा है, मॉर्गेज कर रहा है। तो जो पर्सन अपनी प्रॉपर्टी को मॉर्गेज कर रहा होता है उस पर्सन को बोलते हैं मॉर्गेजर, और जिसके पास वो अपनी प्रॉपर्टी गिरवी रखता है उसको हम बोलते हैं मॉर्गेजी, राइट। यहाँ दो टर्म्स हैं। द पर्सन हु मॉर्गेज द प्रॉपर्टी इज नोन एज मॉर्गेजर। द पर्सन टू whom द प्रॉपर्टी इज मॉर्गेज्ड इज नोन एज मॉर्गेजी, ठीक है। तो एक बार हम देखेंगे, पर्सन कीपिंग हिज प्रॉपर्टी एज सिक्योरिटी इज कॉल्ड मॉर्गेजर। पर्सन विद whom प्रॉपर्टी इज केप्ट एज सिक्योरिटी इज कॉल्ड मॉर्गेजी, राइट। सो ये थी आपकी डेफिनेशन। और कौन कौन सी पार्टी मॉर्गेज में होती हैं ये भी मैंने आपको बता दिया। देयर आर टू पार्टीज, मॉर्गेजर एंड मॉर्गेजी, राइट। सो अब हम आते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक पे, दैट इज काइंड्स ऑफ मॉर्गेज। टॉपिक बहुत ही इंटरेस्टिंग है, आपको अच्छा लगेगा पढ़ने में, और आप अपनी प्रैक्टिकल लाइफ से और जो डे टू डे लाइफ है उसके साथ आप इसको इजीली रिलेट कर पाएंगे, ठीक है। तो फर्स्ट आपका जो मॉर्गेज है, फर्स्ट काइंड है। और देखिए, काइंड्स ऑफ मॉर्गेज में आपको कई तरीके के मॉर्गेज देखने मिलेंगे। ये क्लास हमारी थोड़ी लंबी हो सकती है, तो हम लोग इसको कोशिश करेंगे कि 2 पार्ट्स में डिवाइड कर दें। सो फर्स्ट पार्ट आपको हाफ पोर्शन देखने मिलेगा, एंड अनदर पार्ट में आपको रिमेनिंग पार्ट जो होगा इसी टॉपिक का वो आपको मिलेगा। तो ये जो लेक्चर है वो आपको 2 पार्ट्स में डिवाइडेड मिलेगा। सो आप ये मत परेशान होना कि मैम आपने कंप्लीट टॉपिक नहीं पढ़ाया है। मैं कंप्लीट टॉपिक करवाऊंगी आप लोगों को, लेकिन वो आपको 2 पार्ट्स में मिलेगा, अदरवाइज आपका वीडियो थोड़ा लंबा हो जाएगा, है ना। और जो लोग बहुत ज्यादा देर तक कॉन्स्टेंटली स्टडी नहीं कर सकते, उन लोगों के लिए थोड़ी मुश्किल खड़ी हो जाएगी। तो मुझे सब लोगों का ख्याल रखना होता है, दैट इज वाई मैंने इस लेक्चर को 2 पार्ट्स के अंदर में डिवाइड करना है। सो फर्स्ट पार्ट अभी आप लोग देख रहे हैं, सेकंड पार्ट बहुत ही जल्द अपलोड हो जाएगा, राइट। ओके, हम लोग काइंड्स ऑफ मॉर्गेज डिस्कस कर रहे थे। काइंड्स ऑफ मॉर्गेज में फर्स्ट आपका है सिंपल मॉर्गेज। फर्स्ट है सिंपल मॉर्गेज, सेकंड है मॉर्गेज बाय कंडीशनल सेल, थर्ड है इंग्लिश मॉर्गेज, फोर्थ है यूसुफ्रेक्चरी मॉर्गेज, फिफ्थ है इक्विटेबल मॉर्गेज, और सिक्स्थ है एनामोलस मॉर्गेज। अब हम 1 बाय 1 इन्हीं सब मॉर्गेजेस को डिस्कस करते हैं। फर्स्ट मॉर्गेज है सिंपल मॉर्गेज। सिंपल मॉर्गेज क्या होता है? देखिए, सिंपल मॉर्गेज एक इस तरीके का मॉर्गेज है जिसके अंदर में कोई भी डॉक्यूमेंट रजिस्टर्ड नहीं होता, ना ही कोई पोजेशन मिलता है। पोजेशन मतलब राइट टू यूज। पोजेशन का मतलब होता है राइट टू यूज इज ट्रांसफर्ड टू मॉर्गेजी। मतलब सिंपल मॉर्गेज एक ऐसा मॉर्गेज है जहां पर कोई भी डॉक्यूमेंट रजिस्टर नहीं होता है,
कोई डॉक्यूमेंट रजिस्टर नहीं होता है इस केस में, और ना ही मॉर्टगेजी जिसके पास प्रॉपर्टी गिरवी रखी जा रही है, ना ही उसको कोई भी पोजेशन का राइट मिलता है। पोजेशन मतलब प्रॉपर्टी को यूज करने का राइट भी नहीं मिलता है, ना ही कोई डॉक्यूमेंट यहाँ पर रजिस्टर होता है। तो इसको हम कहेंगे सिंपल मॉर्ट। तो यहाँ पर मॉर्टगेजी में रिकवर हिज मनी। अब आप बोलोगे कि मैम देखो इस केस में डॉक्यूमेंट तो रजिस्टर हुआ नहीं है, ना ही राइट टू यूज मिला है मॉर्टगेजी को, तो मॉर्टगेजी बेचारा अपना पैसा कैसे रिकवर करेगा? देखो बेचारा कोई नहीं है, लॉ मेकर ने सबका ध्यान रखते हुए लॉ बनाया है, तो हम लोग लॉ को बहुत ही शांति से और ठंडे दिमाग से पढ़ने की कोशिश करेंगे। ठीक है, मॉर्टगेजी में रिकवर हिज मनी। मॉर्टगेजी अपना पैसा रिकवर कर सकता है डिफॉल्ट के केस में। भाई मान लीजिए मॉर्टगेजर ने रीपेमेंट नहीं किया लोन का, प्रॉपर्टी ऐसे ही मॉर्टगेज करके चला गया, गिरवी रख करके चला गया कि भाई मेरी प्रॉपर्टी तुम्हारे पास गिरवी पड़ी हुई है, लेकिन ना तो जिसके पास प्रॉपर्टी गिरवी हुई है उसको प्रॉपर्टी यूज करने का राइट मिला, पोजेशन का राइट नहीं मिला है, और ना ही उस पर्सन के पास कोई रजिस्टर्ड डॉक्यूमेंट है। तो अब वो करे तो क्या करे? मॉर्टगेजी अपना पैसा रिकवर कर सकता है, लेकिन उसके लिए क्या प्रोविजन है एक बार आप स्क्रीन पर देखेंगे। मॉर्टगेजी में रिकवर हिज मनी बाय सेलिंग ऑफ द मॉर्टगेज्ड प्रॉपर्टी। मॉर्टगेजी अपना पैसा रिकवर कर सकता है उस प्रॉपर्टी को सोल्ड आउट करके, जो प्रॉपर्टी उसके पास मॉर्टगेज हुई है, जो प्रॉपर्टी उसके पास गिरवी रखी गई है। मॉर्टगेजी के पास जो प्रॉपर्टी गिरवी रखी गई है, मॉर्टगेज की गई है, उस प्रॉपर्टी को वो सोल्ड आउट करके, सेल करके अपना मनी रिकवर कर सकता है। लेकिन 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 यहां एक कंडीशन है, भाई प्रायर अप्रूवल लेना पड़ेगा कोर्ट का। अगर डिफॉल्ट मॉर्टगेजर ने कोई डिफॉल्ट किया लोन की रीपेमेंट करने में, और मॉर्टगेजी चाहता है कि वो अपना पैसा रिकवर कर ले, जो प्रॉपर्टी गिरवी रखी है, मॉर्टगेज की गई है, उसको सेल करके, तो वो कोर्ट की परमिशन के बिना उस प्रॉपर्टी को सेल नहीं कर सकता। पहले कोर्ट की परमिशन लेनी होगी, प्रायर अप्रूवल लेना होगा कोर्ट का, देन उसके बाद में वो प्रॉपर्टी को सोल्ड आउट करके क्या कर सकता है, अपना जो पैसा लोन का था, जो डिफॉल्ट कर गया मॉर्टगेजर, उस पैसे को वो उस प्रॉपर्टी से रिकवर कर सकता है, अगर कोर्ट ने प्रायर अप्रूवल दे दिया तो। ठीक है, तो यहाँ क्या कहा गया, मॉर्टगेजी में रिकवर हिज मनी बाय सेलिंग ऑफ द मॉर्टगेज्ड प्रॉपर्टी ओनली आफ्टर प्रायर परमिशन ऑफ कोर्ट एंड कैन क्लेम फॉर डेफिसिट अमाउंट ऑफ एनी एंड ऑल्सो लायबल टू पे सरप्लस अमाउंट। लो जी, यहाँ पर एक और पंगा आ गया, यहां एक और दिक्कत हो गई है कि जो प्रॉपर्टी मॉर्टगेजी सोल्ड कर रहा है, बेच रहा है, उस प्रॉपर्टी को बेच तो रहा है, वो समझ आता है, लेकिन ये जरूरी थोड़ी है कि जितना डिफॉल्ट हुआ है लोन का उतने ही अमाउंट में वो प्रॉपर्टी बिके। अगर प्रॉपर्टी ज्यादा अमाउंट की बिक गई, मान लीजिए फॉर एग्जांपल जो मॉर्टगेजी है, मॉर्टगेजी का जो पेमेंट में डिफॉल्ट हुआ है वो 5 लाख रुपए का है, 5 लाख रुपए का जो डिफॉल्ट हुआ है उसके लिए वो 10 लाख की प्रॉपर्टी सेल कर रहा है। जो प्रॉपर्टी सेल हुई वो 10 लाख की हुई, अब यहाँ 5 लाख एक्स्ट्रा अमाउंट आ गया, तो क्या एक्स्ट्रा अमाउंट का बेनिफिट मॉर्टगेजी ले सकता है? नहीं ले सकता, ये सरप्लस अमाउंट है। मॉर्टगेज की गई, गिरवी रखी गई प्रॉपर्टी को अगर आप सेल करते हैं और उसमें से आपके पैसे से ज्यादा अगर उसमें पैसा आता है, वो प्रॉपर्टी सेल होती है आपके बकाया पैसे से ज्यादा। जैसे 5 लाख आपका बकाया है और 10 लाख में प्रॉपर्टी बिक रही है, तो ये जो एक्स्ट्रा 5 लाख रुपए है, ये एक्स्ट्रा 5 लाख मॉर्टगेजी का नहीं है, ये किसको देना पड़ेगा? ये देना पड़ेगा मॉर्टगेजर को, क्योंकि प्रॉपर्टी तो वही उसी की आखिरकार है ना, तो वो नुकसान क्यों भुगतेगा। और मान लीजिए 5 लाख का, ये तो एक केस था सरप्लस अमाउंट का, कि लोन कम ड्यू है लेकिन प्रॉपर्टी बिकी है ज्यादा अमाउंट में, तो जितना आपका पैसा है वो निकाल लो, बाकी आप वापस कर दो मॉर्टगेजर को। ठीक है, ईमानदारी, फुल ऑन ईमानदारी है ना। लॉ मेकर ने बड़ा ध्यान रखा है। देखो इस मामले में लॉ मेकर ने कहा कि भाई किसी के साथ नाइंसाफी नहीं होनी चाहिए, इनजस्टिस नहीं होना चाहिए। जस्टिस बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हमारा जो पूरा लॉ है वो इसी बात पे तो बेस्ड है कि भाई पब्लिक का बेटरमेंट हो, है ना, लोगों का बेनिफिट हो, फायदा हो, नुकसान नहीं होना चाहिए किसी का भी। तो लॉ मेकर ने बहुत ध्यान रखा है और बहुत तसल्ली से लॉ बनाया और ये कहा कि भाई एक्स्ट्रा अमाउंट पे प्रॉपर्टी बिकती है तो अपना पैसा जितना तुम्हारा बनता है, जायज है, वो पैसा निकालो और बाकी पैसा उठा करके मॉर्टगेजर को वापस कर दो। ठीक है ना, डन। ये सरप्लस अमाउंट का केस था। अब बात होती है कि 5 लाख का लोन ड्यू है,
5 लाख का लोन ड्यू है, 5 लाख का लोन ड्यू है, लेकिन जो प्रॉपर्टी सेल कर रहे हैं वो 3 लाख की बिक रही है। यहां नुकसान किसका? मॉर्टगेजी का। तो मॉर्टगेजी इस बार घाटे में आ गया। तो मॉर्टगेजी ने बोला कि माय लॉर्ड मेरी क्या गलती है, भाई मैंने लोन देकर के कोई गलती तो नहीं की। अब ये प्रॉपर्टी जो गिरवी रखी थी इसकी वैल्यू अगर डाउन हो गई है और मेरा 5 लाख का लोन ड्यू है, ये प्रॉपर्टी बिक ही 3 लाख में रही है, तो मैं 2 लाख रुपए तो नुकसान में आ जाऊंगा, लॉस में आ जाऊंगा। अब मैं क्या करूं? जब ऐसा कोई केस होता है तो इसको हम बोलते हैं डेफिसिट अमाउंट। जितना अमाउंट कम पड़ रहा होता है ना, जितना अमाउंट बैलेंस बच रहा होता है उसको हम बोलते हैं डेफिसिट अमाउंट। तो यहाँ 2 लाख रुपए हमारा क्या है? डेफिसिट अमाउंट। डेफिसिट अमाउंट जो है वो क्लेम कर सकता है मॉर्टगेजी मॉर्टगेजर से। मतलब जितने की प्रॉपर्टी बिकी वो तो ले ही ले लेगा, जो बैलेंस बचा है रिमेनिंग अमाउंट जो और उसके लोन का अमाउंट है वो मॉर्टगेजर से मांगेगा कि भाई 2 लाख रुपए और निकाल, 3 लाख तो मैंने तेरी प्रॉपर्टी को सेल करके निकाल लिया है, 2 लाख रुपए और मेरे निकाल, तभी मेरा पैसा पूरा हो पाएगा। तो वो डेफिसिट अमाउंट के लिए क्लेम कर सकता है। और सरप्लस अमाउंट अगर आया तो सरप्लस अमाउंट जो है वो कौन क्लेम कर सकता है? मॉर्टगेजर क्लेम कर सकता है। डन है? ओके, सो आप लोग एक चार्ट बना हुआ है बोर्ड पर, उसको देखेंगे। स्क्रीन पर एक चार्ट होगा। मिस्टर एक्स ने मिस्टर वाई को सिंपल मॉर्टगेज किया अपना प्रॉपर्टी, और इस केस में कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं, कुछ यहाँ पर कुछ रूल्स हैं, कुछ प्रोविजंस हैं जो हम लोगों को पता होने चाहिए। सिंपल मॉर्टगेज में मॉर्टगेज डीड नाम का एक डॉक्यूमेंट बनता है, मॉर्टगेज डीड नाम का एक डॉक्यूमेंट बनता है, एक मॉर्टगेज का कॉन्ट्रैक्ट होता है जो हमने डेफिनेशन में डिस्कस किया था। मॉर्टगेज का एक कॉन्ट्रैक्ट होता है, एक डीड होता है, एक लीगल डॉक्यूमेंट होता है। तभी तो पता लगेगा ना कौन सी प्रॉपर्टी गिरवी रखी है, किसने किसको गिरवी रखी है, कितने अमाउंट के लोन को सिक्योर करने के लिए गिरवी रखी है, राइट, और ड्यू डेट क्या है उसका। तो ये सब डिटेल एक लीगल डॉक्यूमेंट के अंदर मेंशन होता है, जिस लीगल डॉक्यूमेंट को हम नाम देते हैं मॉर्टगेज डीड। तो यहाँ पर ये कहा गया कि भाई 2 कॉपी होनी चाहिए मॉर्टगेज डीड की, ठीक है। मॉर्टगेज डीड बनेगी तो 2 कॉपी होनी चाहिए, एक मॉर्टगेजर के पास होनी चाहिए, एक मॉर्टगेजी के पास होनी चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट है नो पोजेशन। हाँ, ये तो हमें पता है, कोई भी पोजेशन नहीं मिलता है, राइट टू यूज नहीं मिलता मॉर्टगेजी को, ठीक है। और नो टाइटल डीड्स, ओनरशिप राइट थोड़ी मिलता है, ओनरशिप का राइट नहीं मिलता। तो टाइटल का मतलब होता है राइट टू ओनरशिप, तो ओनरशिप का राइट जो है वो भी नहीं दिया जाता मॉर्टगेजी को। तो ना तो पोजेशन यानी राइट टू यूज, और ना ही टाइटल डीड यानी राइट टू ओनरशिप ट्रांसफर किए जाते हैं, ये दोनों ट्रांसफर नहीं होते। यूज करने का राइट भी ट्रांसफर नहीं करते इस केस में, सिंपल मॉर्टगेज में, और ना ही टाइटल डीड यानी कि ओनरशिप का राइट ट्रांसफर करते हैं। तो ये दोनों राइट ट्रांसफर नहीं होते, यूज करने का भी और ओनरशिप का राइट ट्रांसफर नहीं होता बिल्कुल भी सिंपल मॉर्टगेज में, ये बिल्कुल बैन है, ये ध्यान रखना आप सिंपल मॉर्टगेज के केस में। और अगर देखो डिफॉल्ट होता है तो डिफॉल्ट के केस में प्रायर परमिशन लेना होगा कोर्ट का, प्रायर अप्रूवल लेना होगा कोर्ट का, देन उसके बाद में प्रॉपर्टी को सोल्ड आउट करके मनी रिकवर किया जा सकता है डिफॉल्ट के केस में। लेकिन अगर सरप्लस अमाउंट हुआ तो रीपे करना पड़ेगा मॉर्टगेजर को, अगर डेफिसिट अमाउंट हुआ, कम पड़ा अमाउंट, तो उस केस में क्लेम करेंगे मॉर्टगेजर से, मॉर्टगेजी मॉर्टगेजर से क्लेम करेगा। डन है? तो सरप्लस के केस में रीपे करना होगा, और डेफिसिट अगर पड़ता है तो डेफिसिट के केस में क्लेम करना पड़ेगा। डन है? क्लियर है? सो ये आपका था सिंपल मॉर्टगेज, है ना। ज्यादा है कंटेंट थोड़ा सा, लेकिन हाँ समझने में बहुत आसान लगेगा, आप रिलेट कर पाएंगे इजीली, ठीक है। ओके, नेक्स्ट है मॉर्टगेज बाय कंडीशनल सेल। मॉर्टगेज बाय कंडीशनल सेल क्या है? इस मॉर्टगेज के अंदर में मॉर्टगेजर जो है वो डिलीवर करता है टाइटल डीड। लो जी, यहाँ पर तो जो टाइटल डीड है यानी ओनरशिप का जो डॉक्यूमेंट है, मालिकाना अधिकार का जो डॉक्यूमेंट होता है, वो ही ट्रांसफर कर देता है। सिंपल मॉर्टगेज में तो ऐसा नहीं था, है ना, लेकिन यहाँ पर है। मॉर्टगेज बाय कंडीशनल सेल के अंदर में क्या है, इस मॉर्टगेज में मॉर्टगेजर जो है वो टाइटल डीड दे देता है, ओनरशिप का जो डॉक्यूमेंट है वो दे देता है। टाइटल का मतलब होता है राइट टू ओनरशिप, तो ओनरशिप का जो डॉक्यूमेंट है वो ट्रांसफर कर देता है, वो दे देता है मॉर्टगेजी को। मॉर्टगेजर मॉर्टगेजी को ओनरशिप का टाइटल डीड जो है वो दे देता है, लेकिन पोजेशन नहीं देता, मतलब राइट टू यूज नहीं देता। भाई तुम पेपर रख लो,
लेकिन यूज करने का अधिकार नहीं दूंगा तुमको, ये मॉर्गेजर साफ साफ बता देता है, ठीक है। विदाउट पोजेशन ऑफ प्रॉपर्टी विद अ कंडीशन, कंडीशनल सेल है तो डेफिनेटली यहां पर एक ना एक कंडीशन होगी। मॉर्गेजर अपनी प्रॉपर्टी का टाइटल डीड जो है, मालिकाना अधिकार का जो डॉक्यूमेंट है, वो उठा करके दे देता है मॉर्गेजी को बिना पोजेशन के, बिना राइट टू यूज के। राइट टू यूज नहीं देता, उसमें एक कंडीशन होती है, उसमें एक कंडीशन होती है दैट इफ डिफॉल्ट इज मेड बाय मॉर्गेजर, अगर डिफॉल्ट हुआ भाई लोन की रीपेमेंट में, अगर कोई भी डिफॉल्ट हुआ मॉर्गेजर की तरफ से, तो प्रॉपर्टी जो है वो डीम्ड टू बी सोल्ड मान ली जाएगी। डीम्ड टू बी सोल्ड मतलब ये मान लिया जाएगा कि प्रॉपर्टी बिक चुकी है, ये मान लिया जाएगा कि प्रॉपर्टी बिक चुकी है, क्योंकि मालिकाना अधिकार का डॉक्यूमेंट तो पहले से पड़ा हुआ है उसके पास, टाइटल डीड पहले से पड़ी हुई है, तो ये मान लिया जाएगा कि मॉर्गेजी के को डीम्ड टू बी सोल्ड हो गई है वो प्रॉपर्टी, अगर डिफॉल्ट हुआ रीपेमेंट ऑफ लोन में, ठीक है। नीदर पार्टी कैन स्यू, और इस केस में कोई भी पार्टी सरप्लस अमाउंट के लिए क्लेम नहीं कर सकती है, ना ही डेफिसिट अमाउंट के लिए क्लेम कर सकती है, राइट। अब एक बार यहाँ पर क्या क्या पॉइंट आ गए हैं, यहाँ पॉइंट क्या क्या आ गए हैं। टाइटल डीड ट्रांसफर होती है मॉर्गेजी को, और इस केस में पोजेशन ट्रांसफर नहीं होता है, पोजेशन का जो राइट है वो ट्रांसफर नहीं होता है, यानी राइट टू यूज ट्रांसफर नहीं होता। और इस केस में और एक चीज क्या होती है, यहाँ पर प्रॉपर्टी डिफॉल्ट होने पर डीम्ड टू बी सोल्ड मान ली जाती है मॉर्गेजी को, कि वो प्रॉपर्टी सोल्ड कर दी गई है मॉर्गेजी को। और यहाँ पर एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि सरप्लस और डेफिसिट अगर आया प्रॉपर्टी सोल्ड करने के केस में, तो यहाँ पर नीदर पार्टी कैन क्लेम द सरप्लस अमाउंट एंड डेफिसिट अमाउंट, राइट। तो एक बार आप बोर्ड पर स्क्रीन पर देखेंगे, मिस्टर एक्स ने मिस्टर वाई के साथ में मॉर्गेज बाय कंडीशनल सेल किया, तो इस केस में टाइटल डीड जो है वो डिलीवर कर दी गई मॉर्गेजी को, पोजेशन नहीं दिया गया, राइट टू यूज नहीं दिया गया, 2 कॉपी होंगी मॉर्गेज डीड की, और डिफॉल्ट अगर हुआ तो बिना कोर्ट के अप्रूवल के मॉर्गेजी को ओनर मान लिया जाएगा। ये मान लिया जाएगा कि मॉर्गेजी ही उस प्रॉपर्टी का ओनर है, क्योंकि भाई ओनरशिप का टाइटल डीड तो पहले से पड़ा हुआ है उसके पास जिस समय प्रॉपर्टी मॉर्गेज किया था, तो मॉर्गेजी जो है वो ओनर मान लिया जाएगा। सरप्लस जो आया है और डेफिसिट अमाउंट जो आया है वो कोई भी पार्टी एक दूसरे से क्लेम नहीं कर सकती है, क्योंकि यहाँ तो ओनरशिप चेंज हो गई है, ठीक है ना। तो ये आपका था मॉर्गेज बाय कंडीशनल सेल। होपफुली आप लोगों को ये पॉइंट समझ आया होगा, आसान था, कंडीशन लगी होती है इसके अंदर में, तो सिंपल और जो आपका सिंपल मॉर्गेज है और जो मॉर्गेज बाय कंडीशनल सेल है, इन दोनों में आप इजीली अब डिफरेंशिएट कर पा रहे हैं।